नियम कायदे सरकार बना देती, इम्प्लीमेंट नहीं करती। सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्राइवेट स्कूल शिक्षा माफिया जो पनप रहा है उनके सामने नतमस्तक हो गए। इनके जानकारों के नेताओं के स्कूल है। आम आदमी पार्टी की आप राजनीति करते हैं, आम आदमी पार्टी के और भी कैंडिडेट होंगे यदि चुनाव लड़ती है। अब कांग्रेस से गठबंधन की बात भी तमाम चली, उन्होंने हालांकि मना कर दिया। तो उन उम्मीदवारों के बीच में यदि पार्टी टिकट नहीं देती उस स्थिति में आप क्या करें? नेक इरादा है, ईमानदारी सच्चाई के साथ किया। आज तक हमने पार्टी जो पैसे के हिसाब से किसी और हिसाब से हमारी टिकट काटती भी है तो मेरे पास और विकल्प नहीं बचता। मैं 3 महीने बाद राजनीति से संन्यास ले लूंगा। है ना, ये चाहते कि आप चुनाव जरूर लड़ेंगे, पार्टी टिकट दे या नहीं, यही कहना चाह रहे हैं ना? 100% लड़ेंगे जी, 100% लड़ेंगे। जनता को विकल्प देना है। जनता जनार्दन मालिक है, पार्टी मालिक नहीं है, दल मालिक नहीं है। समाज सेवा, राजनीति से बड़ी कोई समाज सेवा होती नहीं अमित। और जब मर्ज हो रहे थे 2 साल पहले सर्दियों में गंगा जा 8 गाँव में जाके हमने धरना दिया। विपक्षी नेता है जो चाहे कप्तान साहब है कोई और भी हो, इन्होंने चू तक आवाज नहीं करी, विरोध नहीं किया, क्योंकि इनके जानकारों के इनके खुद के स्कूल कॉलेज है। ये तो खुद शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा का व्यापार बनवा दिया इन्होंने। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज और ब्राह्मण बिरादरी जो ठेस पहुंचे उनका नीचा देखना पड़े। समाज और देश हित के लिए जान भी जाए तो जान भी दे देंगे। देखो 36 बिरादरी से चुनाव जीता जाता है, खाली अहिर से नहीं जीत सकता। अब देखो जातिवाद तो ये फैलाते हैं नेता है, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले। MP भी राव साहब यादव, MLA भी यादव है, कप्तान साहब खुद सांसद का लड़ेंगे, बेटा विधायक और पुत्र वधू को बताओ टिकट दे दी चेयरमैन की। ऐसी कोई सड़क बता दो जिसपे सिर्फ अहिर चल सकते हो, ऐसी कोई अस्पताल बता दो जिसमें सैनी इलाज करवा सकते हो, ऐसी कोई स्कूल बता दो जिसमें भाई प्रजापति के बच्चे पढ़ सकते हो। तो जातिवाद खत्म होना चाहिए। पति है, इनमें पति और पत्नी जैसा संबंध साफ है। ये बाहर दिन भर लड़ते रहेंगे और रात को अंदर खाने की। आज तक बीजेपी कहती कांग्रेस वाले ने चोर है, ये भ्रष्टाचार किया है, बीजेपी वाले कहते कांग्रेस को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसमें तमाम पार्टियों या फिर प्रत्याशी या दावेदार अपनी ओर से लगातार मैदान में और पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में हम आज इसी कड़ी में बात करेंगे। हमारे साथ है संजय शर्मा, लगातार अन्ना हजारे आंदोलन से प्रभावित हुए और राजनीति में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्योंकि अमूमन हरियाणा में कहावत चरितार्थ होती है कि राजनीति में खर्ची और पर्ची जरूरी है। आखिर वो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव देखने में आता है कहीं ना कहीं बेहद चैलेंज रहता है एक आम आदमी के लिए चुनाव लड़ना। वो आखिर किस तरह से रेवाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं, आखिर आधार क्या है और किस आकलन के तहत वो चुनाव में जाएंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे। संजय जी, क्या है आपका आधार चुनाव में जाने का जिस तरह से आप कह रहे हैं? नमस्कार अमित जी, सबसे पहले तो आपको वो आपके चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, सादर अभिवादन। अमित जी 12 साल पहले आम आदमी पार्टी में आए थे, फाउंडर मेंबर हूँ। पार्टी में रह करके भी पार्टी की जो जिम्मेवारियाँ मिली, पंजाब चुनाव में, दिल्ली चुनाव में, बनारस रैली वगैरह जहाँ भी गए हमने सारे दायित्व निभाया पूरी तरह से, जो भी दिशा निर्देश आए। इसके अलावा अपने स्तर पर भी हमने पार्टी में सिर्फ समाज सेवा की है कि निचले स्तर की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती है उसको फॉलो नहीं किया, हमने समाज सेवा की है। आपके नेता तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कभी किसी के साथ चले जिसको गालियां देते थे। देखो वो उसका उनका कहीं ना कहीं खामियाजा भी हो जाता है। एक चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, फ़ायदा भी होता है और खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी है, आप इसको फैन को ऑन करोगे तो ये हवा देगा, इसके तार को छोड़ोगे तो डेथ भी हो सकती है। तो दोनों ही फायदे। एक और बड़े बड़े पैसे वाले लोग चुनाव में मैदान में आते हैं। आपका आधार क्या है? क्योंकि हमने अक्सर देखा कि आप लगातार जमीनी स्तर पर काम करते दिखा देंगे, होर्डिंग बैनर तमाम कहीं दिखाई नहीं देते। तो आप किस तरह से चुनाव में जाएंगे? इतने पैसे वाले उम्मीदवार आपके साथ होंगे तो उनसे कैसे आप चुनौती दे पाएंगे? ये अमित जी आपने बहुत ही अच्छा और सही सवाल पूछा। इसको लेकर मैं खुद कई सालों से परेशान था। मैंने एक ज़मीन तक की अपने नाम करवाई और उसको बेचने के लिए तैयार हुआ कि मैंने चलो खर्चे कुछ तो मिनिमम तो करना पड़ेगा, पार्टी देगी नहीं ना हमारे पास है। लेकिन वो उसका तकसीम नहीं हो पाई 3-4 साल से, 2.5-3 साल से। और वो फिर देखा तो क्या करे, मन में सेवा का भाव, राजनीति में आए कुछ पैसे कमाने धन कमाने तो आए नहीं थे। फिर मैंने जनप्रतिनिधि एक्ट पढ़ा तो उसमें कहीं नहीं दे रखा कि बूथ होने चाहिए, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगने चाहिए, अनाउंसमेंट होनी चाहिए, एजेंट होने चाहिए। एजेंट की चर्चा कर रखी है, इन अनाउंसमेंट वगैरह की चर्चा है, लेकिन इन नियमों कायदों के हिसाब से होने चाहिए। लेकिन मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया।
तो क्या है कि इतने बड़े बड़े खर्चे 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, चलो मैंने 1 करोड़ 2 करोड़ कहीं से ले भी लिए, ज़मीन बेची या कुछ कैसे भी इंतजाम कर भी लिया, तो उसको रिकवर करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे 2 गलत काम करने पड़ेंगे। और गलत काम कर लिया तो भ्रष्टाचार मुंह लग गया, खून मुंह लग गया, तो एक बार हम भी दूसरे नेताओं की तरह ही बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि भाई बिना पैसे के बिना खर्चे के भी वोट मिल सकते नहीं मिल सकते, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे चुनाव लड़ने जा रहा है, एक विकल्प के तौर पे, एक सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति का विकल्प देना चाहते हैं। हमने काम किया भी है। बेस जो है मेरा बेस है एक 134 नियम के तहत। मैं उसी बात पे आना चाहता। हम अक्सर आप देखा था कि आपके हाथों में कॉपी किताब और बच्चों की लड़ाई लड़ते रहते थे। अब वो आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको भी चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वहां भी आप सेवा तो कर ही रहे थे। सेवा ही कर रहे थे। देखो अब 134 के नियमों की सरकार ने नियम बनाए थे, सरकार ने कहीं बच्चों के साथ खूब जाति की स्कूल वालों ने, हमने उनकी आवाज़ उठाई। कई स्कूल वाले बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे थे, उनको धरना पड़ता, भूख हड़ताल करके आपके सामने सारी चीज़ें की। उन हज़ारों बच्चों का दाखिला हुआ और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अच्छा मतलब हुआ उनका फ़ायदा। लेकिन नियम कायदे सरकार बनाती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती। सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्राइवेट स्कूल शिक्षा माफिया जो पनप रहा है उनके सामने नतमस्तक हो गए। इनके जानकारों के नेताओं के स्कूल है और कुछ स्कूल अच्छे भी हैं, वो नियम कायदों से चल रहे हैं, उनका मकसद लूटना नहीं है। ऐसा नहीं कि 100% ही सारे, हर चीज़ तो बराबर हो नहीं सकती, तमाम तरह के लोग होते हैं। तो वो मिल चुके हैं। ऐसे ही मान लो अब डेंगू के समय में 2016 में पहली बार डेंगू आया था, तो लोगों ने जागरूकता नहीं थी, तो वो प्लेटलेट डाउन हो जाती थी। 3-4 दिन बुखार होने पर मेडिकल स्टोर से दवा लेते थे। हमें जैसे जानकारी मिली तो हमने लोगों को जागरूक किया, पंपलेट करवा और फॉगिंग की मशीन चंदे इकट्ठे करके करी और गली मोहल्लों में फॉगिंग की। फिर इन्होंने दवाओं में आकर के भी आम आदमी पार्टी वाले विपक्ष होकर के फॉगिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, कमेटी क्या कर रही है, तो इन्होंने मजबूरी में टेम्पो खरीदा। फिर टेम्पो छोटी गलियों में नहीं जा सकता, तो हम छोटी गलियों, हमने आवाज़ उठाई कि छोटी गलियों में नहीं जा रहा टेम्पू। फिर उन्होंने बाइक के ऊपर आए, तो काम करवाने का हमने पता था, हमने काम करवाया, कमेटी से लिया भी, क्योंकि हमने उन गलियों में हम खुद पहुंच गए, तो हमें पता है काम कैसे लिया जाता है, सरकार को कैसे झुकाया जाता है, प्रशासन से कैसे काम लिया जाता है। तो हमने करके दिखाया, तो सरकार को भी फिर झुकना पड़ा, सरकार को भी छोटे बाइक पे और फॉगिंग वगैरह के लिए ध्यान देना पड़ा। हमने लोगों को जागरूक किया। ऐसी अनेक सेवाएं की जिसमें हमने लोगों को दिशा दी है, समाज को। और इसको आम आदमी पार्टी की आप राजनीति करते हैं, आम आदमी पार्टी के और भी कैंडिडेट होंगे यदि चुनाव लड़ती है। अब कांग्रेस से गठबंधन की बात भी तमाम चली, उन्होंने हालांकि मना कर दिया। तो उन उम्मीदवारों के बीच में यदि पार्टी टिकट नहीं देती, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखो जी, हम राजनीति बदलने आए थे, नेक इरादा है, ईमानदारी सच्चाई के साथ किया। आज तक हमने स्कूलों के खिलाफ हो, चाहे कोई भी हो, अनेक ITI एक्टिविस्ट भी हुए, उनके घोटाले भी उजागर किए, काफ़ी लोगों के फ़ायदे करवाए। लेकिन क्या है कि अगर आपका सवालबाजी भी, अगर पार्टी जो पैसे के हिसाब से किसी और हिसाब से हमारी टिकट काटती भी है, तो मेरे पास और विकल्प नहीं बचता। मैं 3 महीने बाद राजनीति से संन्यास ले लूँगा। और मेरी घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि और ज़्यादा समय दे सकूँ, क्योंकि मेरे पास इनकम सोर्स अदर्स नहीं है। कोई रेंट आ रहा हो या किराया भाड़ा ब्याज बट्टे आ रहे हो, ऐसा कोई नहीं है। तो मुझे 2 लड़कियाँ हैं मेरे, दोनों बड़ी हो गई, 11th में हो गई, और मेडिकल साइंस से उनके खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं राजनीति मुझे छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो एक्टिव रहेंगे, कंटिन्यू एक्टिव रहेंगे। आप कहना ये चाहते कि आप चुनाव जरूर लड़ेंगे, पार्टी टिकट दे या नहीं, यही कहना चाह रहे हैं ना? 100% लड़ेंगे जी, 100% लड़ेंगे। जनता को विकल्प देना है। हमारे पहली जवाबदेही जनता के लिए, पार्टी के लिए नहीं है। जनता जनार्दन मालिक है, पार्टी मालिक नहीं है, दल मालिक नहीं है। पहले मेरे लिए देश, फिर जनता, और फिर पार्टी, और फिर वो है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, आपके पास व्यवस्था नहीं 3 महीने बाद चुनाव संन्यास में लेने का। फिर आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? आप वैसे भी आप समाज सेवा कर सकते थे। नहीं, समाज सेवा, राजनीति से बड़ी कोई समाज सेवा होती नहीं। अमित जी, हमने स्कूलों के हर साल एनुअल चार्ज देते, स्कूल वाले हर साल बिल्डिंग देते, हमने खूब ज्ञापन दिया, खूब RTI से सबूत दे दिए, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों? नेताओं के इनके स्कूल है। अब सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, हर गाँव में 3-3, 4-4 स्कूलों को ऊपर मर्ज कर दिया। एक स्कूल, अब गाँव में कोई गरीब बेटी है, प्राइवेट स्कूल में वो जा नहीं सकती, उसका माँ बाप मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी छोड़ देंगे, स्कूल में लेके जाएंगे, छोड़ के आएंगे, तो मजदूरी क्या करेंगे?
तो उसकी बेटी तो गांव के गांव में अनपढ़ रह गई। सरकार ने देती नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब मर्ज हो रहे थे 2 साल पहले सर्दियों में गंगा जाट इन गाँव में जा के हमने धरना दिया। विपक्षी नेता है जो, चाहे कप्तान साहब है कोई और भी हो, इन्होंने चू तक आवाज़ नहीं करी, विरोध नहीं किया, क्योंकि इनके जानकारों के इनके खुद के स्कूल कॉलेज हैं। ये तो खुद शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा का व्यापार बनवा दिया इन्होंने। तो ये जो विधायिका है जो लोगों की आवाज़ नहीं पहुंचा पा रही, उनको फायदा नहीं पहुंचा रही, इसलिए मजबूरी में हमें विकल्प बनना पड़ रहा है। एक बड़ा सवाल ये भी कि करीब 2.5 लाख मतदाता हैं रेवाड़ी विधानसभा में। आप कम्युनिटी से आते हैं गैर अहीर, यहाँ पे जो बहुलता है वो कहीं ना कहीं अहीर मतदाताओं की है, और अहीर आज तक का इतिहास करें तो कभी भी गैर अहीर यहाँ से विधायक बन भी नहीं पाया। प्रयास जरूर किए गए लेकिन वो फलीभूत होता दिखाई नहीं दिया। और आप ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण तो वैसे ही बहुत कम है, तो ऐसे सोच कैसे सकते हैं कि इस तरह से आप विधायक बन जाएंगे? देखो, मैं ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ, परशुराम का वंशज हूँ। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज और ब्राह्मण बिरादरी जो ठेस पहुँचे, उनका नीचा देखना पड़े। और परशुराम, भगवान परशुराम जी का इतिहास भी रहा है, जब अहंकारी राजा हो गए थे देश में, 36 बार नेस्तो नाबूद कर दिया था ब्राह्मण परशुराम जी ने। तो अहंकारी राजा, आज जो अहंकारी विधायक, वही बात होगी। मैं एक छोटा सा निमित्त मात्र हूँ, उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, समाज और देश हित के लिए जान भी जाए तो जान भी दे देंगे। और भले ही 6% है हमारे ब्राह्मण वोटर रेवाड़ी विधानसभा में, लगभग 15,000, लेकिन वो हर गांव में फैले हुए हैं। हम उनकी मीटिंग बुलाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण बिरादरी मेरे साथ आएगी, क्योंकि हमने समाज सेवा की है ब्राह्मण समाज के लिए भी और सभी समाज के लिए करेंगे वो तो खैर, लेकिन वो साथ आएगा। हर एक बिरादरी का गर्व होता है कि हमारा बिरादरी से भी कोई अच्छा नेता निकल के आए, तो हम प्रयास करेंगे और ब्राह्मण समाज साथ आएगा। तो हर उन्होंने अगर वोट मांग ली तो बिल्कुल 100% चुनाव उठ जाएगा, और चुनाव उठ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आप अहीर मतदाताओं की कह रहे हो, देखो 36 बिरादरी से चुनाव जीता जाता है, खाली अहीर से नहीं जीत सकते। अहीर मात्र रेवाड़ी विधानसभा में बात करें तो 20 से 22% है, और इनके बराबर तो SC है। और ऐसी बात नहीं, हमें वोट मिलेंगे तो अहीरों को भी मिलेंगे, चाहे थोड़ा कमती बत्ती ये रेशो हो सकता है, लेकिन और बिरादरियाँ भी तो है ना। फिर अब देखो, जातिवाद तो ये फैलाते हैं नेता हैं, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले। MP भी राव साहब यादव और MLA भी यादव, फिर टिकट की चेयरमैन की OBC की बात आई, OBC में प्रजापति भी आते हैं, सैनी भी आते हैं, और बिरादरी भी आती है, तो भी टिकट उन्हीं को देते हैं। कप्तान साहब खुद सांसद का लड़ेंगे, बेटा विधायक, और पुत्र वधू को बताओ टिकट दे दी चेयरमैन की। तो ये जातिवाद तो ये बढ़ावा दे रहे हैं, इनको जातिवाद हम लोगों को कहेंगे। ऐसी कोई सड़क बता दो जिस पे सिर्फ अहीर चल सकते हो, ऐसी कोई अस्पताल बता दो जिसमें सैनी इलाज करवा सकते हो, ऐसी कोई वो बता दो स्कूल बता दो जिसमें भाई प्रजापति के बच्चे पढ़ सकते हो। तो जातिवाद खत्म होना चाहिए। संजय जी, कहीं ना कहीं जब हम चुनाव में जाते हैं, हमारा कोई आधार होता है, हम सोचते हैं कि हमें वहाँ से वोट मिलेंगे, हम इतनी वोट ले पाएंगे, तमाम तरह की चीज़ें देखी जाती है। आपने पार्षद का भी चुनाव लड़ा था, पार्षद में आप नहीं जीत पाए थे। ये तो विधायक का चुनाव है, 2.5 लाख मतदाता है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बड़ा चुनाव है, तो उसको किस तरह से फतह कर पाएंगे आप? देखो, एक तो क्या है कि चुनाव जितना बड़ा होता जाता है उतना ही आसान हो जाता है, पंची सरपंची के और भी टफ हो जाते हैं। जो वार्ड का चुनाव था वो सिर्फ 15 दिन पहले ही डिसीजन लेना पड़ा, और जिसमें से 1 हफ्ता तो नो ड्यूज़ में फॉर्म में कलेक्ट करने में लग गए। 6 दिन पहले सिंबल मिला, और 6 दिन में मैं 80% लोगों तक नहीं पहुँच पाया था। और कुछ एक ऐसे कारण हो गए, तो वो मेरी खुद की गलती थी, तो वो खुद की गलतियों के कारण हो गए, लोग नाराज़ नहीं थे, ऐसा नहीं था। और दूसरी बात, रही बात ये विधानसभा चुनाव में 2.5 लाख लोगों की, तो क्या है कि पब्लिक इनसे इतनी तंग आ चुकी है। आप आज भाड़वा चौक से झज्जर चौक तक जाओ, कितनी सड़कें जर्जर हो चुकी है। कल परसों इन्होंने वो थोड़ा बहुत मलबा वलबा डाला है, इतने आज स्कूटी ले लो 6 महीने के अंदर खंडर हो जाएगी, खचाड़ा हो जाएगी। जगह जगह हेलमेट चेक करते हैं, ये वायर जा रही है शहरों में, दुकानों के आगे से, मकानों के आगे से। हम चाहते हैं भाई अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाए, दादा दम के ज़माने की चीज़ें हो गई है, सुंदरता बने शहर की, हम खुद भोगते हैं। कप्तान साहब अभी 4-5 दिन पहले आए थे यहाँ। कप्तान साहब तो विपक्ष में है, बीजेपी है सत्ता में, तो दोनों एक ही है, पति इन सत्ता पक्ष और विपक्ष, बीजेपी और कांग्रेस में
मैं अमित जी साफ दावे के साथ कहता हूँ, बिल्कुल एक है ये, इनमें पति पत्नी जैसा संबंध मेरे को साफ दिखाई देता है और जनता भी समझती है, इनमें पति और पत्नी जैसा संबंध साफ है। ये बाहर दिन भर लड़ते रहेंगे और रात को अंदर खाने की। आज तक बीजेपी कहती कांग्रेस वाले ने चोर है, ये भ्रष्टाचार किया है, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस को। तो कांग्रेस की सत्ता आती है तो बीजेपी वाले को जेल में नहीं डालती, बीजेपी की सत्ता आती है तो कांग्रेस वालों को क्यों नहीं डाला? इसका मतलब ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रही है कप्तान साहब को, इनके बेटे को, इनको जो भी है, इन्होंने तो बहुत ईमानदारी से काम किया है। तो इन दोनों को चीज़ों एक्सपोज करना है, लोगों को सामने विकल्प देना है। कब तक यही चले आएंगे? 1952 से यही चले आ रहे हैं। किसी और को, एक बार सोमानी जी के बारे में माहौल बन गया था, लेकिन उनकी जो भी गलतियां रही होंगी उनको हम सुधारेंगे और सभी के लिए काम करेंगे। हम किसी एक विशेष बिरादरी के नहीं ली, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जनता साथ आएगी। और रही बात जो आपने आपके वोट, मेरे वोट बैंक के बेस की जो बात की है, तो हमने शुरू में एक नियम 134 के जो नियम है, इसके अंदर बीपीएल परिवार वालों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन और फ्री पढ़ाई का प्रावधान है, लेकिन स्कूल वालों ने नहीं दे रहे। तो हमने स्कूल वालों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। आप भूख हड़ताल की, इतनी जागरूकता लाई लोगों में, इतना भूख हड़ताल प्रदर्शन किए तो इन्होंने एडमिशन देने पड़े। तो फिर इतनी ज़्यादा लोग हो गए थे, पहली बार की भी ज़्यादा सीट कम थी और एप्लीकेंट ज़्यादा हो गए थे, तो इन्होंने 55% की कंडीशन लगा दी। तो 55% की कंडीशन लगा के क्वालिफाइंग टेस्ट रख दिया। तो उस टेस्ट में पहली बार जो टेस्ट हुआ उसमें खाली हिंदी में पेपर दे दिया उन्होंने, जबकि मोस्टली बच्चे आजकल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, हिंदी में वो क्वेश्चन फेल हो गए। एक दिन मैं मोहल्ले में गया, बहुत से बच्चे फेल हो गए, तो उनके क्या करें, हमारे पेपर इंग्लिश में दिया उन्होंने। मैंने क्या बात होगी, उनको क्वेश्चन आते थे इनको, लेकिन वो नहीं हुआ। मैंने कैसे, इनको वही क्वेश्चन जो हिंदी में पूछा वो इंग्लिश में आता था इनको। एक पेरेंट्स ने बताया व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट, तो मैंने गुड़िया बोली पापा संतुलित आहार का क्वेश्चन आया था। तो उन्होंने पूछा कि भाई संतुलित आहार क्या है, इनको हमें तो करवाए नहीं, उन्होंने तुम्हें करवाया। फिर उसने पूछा कि व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट, उसने बता दिया। तो हमने फिर धरना दिया 6 दिन तक। अब मैं खुद की बेटी को लेकर के बैठा, खुद की वाइफ को पहले दिन, और 45-46 डिग्री का टेम्परेचर था। 2016 की बात है अमित जी, इतने। और मैं तो एप्लीकेंट भी नहीं था 134 का। तो हमने सरकार प्रशासन को झुकाया, दोबारा एग्जाम की मांग की थी, प्राइवेट स्कूलों के ऑडिट की मांग की थी। ऑडिट का प्रावधान है लेकिन नहीं करते, तो दोबारा एग्जाम हुआ और हिंदी इंग्लिश की मांग थी कि दोनों भाषाओं में करो। और बच्चे की स्वैच्छिक होना चाहिए कि भी चाहे वो इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहता है, हिंदी में करना चाहता है। वो दोबारा हुए और उसके बाद कंटिन्यू इंग्लिश हिंदी में हुए। और 3-4 साल बाद तो फिर उन्होंने बंदी कर दी 134 से। हज़ारों लाखों जो बच्चे हर गांव में पढ़े, बेनिफिट लिया उन्होंने, जो वो लाभार्थी है वो हमारे साथ वोट भी करेंगे। 100% नहीं कहता, 50% भी अगर वो 134 के बेनिफिशियर लाभार्थी जिनको एडमिशन पढ़ाई कर चुके या पढ़ रहे हैं, वो 50% पेरेंट्स भी आ गए तो हमारा इलेक्शन उठ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। देखिए, ये थे हमारे साथ संजय शर्मा। और लगातार जिस तरह से ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती है, रेवाड़ी विधानसभा की बात कर ले, अमूमन यहाँ से अहीर जो कैंडिडेट होता है अमूमन वही मैदान में आते हैं। और कहीं ना कहीं जो इतिहास, जैसा कि मुझे जानकारी है, इतिहास को खंगाला जाए तो अभी तक जो अहीर कम्युनिटी के लोग हैं वही यहाँ से विधायक बनते आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब संजय शर्मा ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक ताल ठोकी और बताया कि अब गैर अहीर भी यहाँ से विधायक बन सकते। तो कैसे बनेगा वो भी आंकड़ा इन्होंने समझाया कि किस तरह से बन सके, क्योंकि संजय शर्मा वो नाम है रेवाड़ी शहर में जिससे हर कोई जानता है, क्योंकि लगातार तमाम तरह के जो मुद्दे रहे हैं उन पर प्रखर होकर उन्होंने तमाम धरने की बात करें, आंदोलन केवल तमाम तरह से अपनी बातें रखी हैं। ऐसे में अब उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया कि यदि आम आदमी पार्टी टिकट देती है तो उस पर चुनाव लड़ेंगे, यदि टिकट नहीं मिलती तो इंडिपेंडेंट चुनावी मैदान में होंगे। रिजल्ट क्या रहेगा ये तो बाद में खुलासा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी विधानसभा सीट से एक गैर अहीर जो दावेदार है उसने जरूर ताल ठोक दी है। नमस्कार।